Hello students, welcome back to another video lecture in the PYQ series. आप जैसे जान रहे हो कि हम लोग ऑलरेडी PYQ सीरीज अपलोड करना शुरू किए हैं। 3 वीडियोस बन चुका है। ये 4th वीडियो है फॉर PYQ टुवर्ड्स नीट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग डेफिनेटली इस PYQ में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड सवाल जो ऑलरेडी डिफरेंट ईयर्स में नीट में पूछा जा चुका है, वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इस 4th PYQ 4 है ना। 4th PYQ में मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो आज के लिए है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि if a particle is thrown upward with some speed u, कितना स्पीड है नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड के इंटरवल में u स्पीड से वन आफ्टर अनदर पार्टिकल छोड़ा जा रहा, फेंका जा रहा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विथ अननोन स्पीड पार्टिकल को फेंक रहे हैं, वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं एट अ इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। फर्स्ट पार्टिकल के 2 सेकेंड बाद, सेकेंड के 2 सेकेंड बाद, थर्ड के 2 सेकेंड बाद, फोर्थ, ये ऑर्डर है। लेकिन दिया है कि एट एनी टाइम मोर देन 2 पार्टिकल्स या बॉल्स, जो भी आप मान लो, मोर देन 2 पार्टिकल्स आर इन स्काई। ठीक है, मोर देन 2 पार्टिकल्स। अब मोर देन 2 कुछ भी हो सकता है ना, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो एट एनी टाइम मोर देन 2 पार्टिकल्स आर इन द स्काई। तो मिनिमम मोर देन 2 का मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट मिनिमम 3 पार्टिकल्स इन स्काई। तो अगर कह रहा है कि मिनिमम 3 पार्टिकल स्काई में है, तो ये जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। तो जब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम ये मोर देन 2 पार्टिकल्स कितना लेंगे, 3, 4, 5। मैंने इसीलिए मिनिमम 3 पार्टिकल्स का आर्गुमेंट किया, क्योंकि इससे रिलेटेड जो MCQ है उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ u से रिलेटेड है। वो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, क्या वो मोर देन 19.6 है, क्या एटलीस्ट 9.8 है, एनी स्पीड लेस देन 19.6 और ओनली विथ स्पीड 19.6। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन है वो 19.6 और 9.8 से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, हम अगर कहें कि एज पर ऑप्शन एटलीस्ट 9.8, मोर देन 19.6, मतलब मोर देन 19.6 का मतलब क्या, 19.6 मिनिमम पैरामीटर है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, उससे कम का सब आर्गुमेंट नहीं है अगर एक वो ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि एनी स्पीड लेस देन 19.6, तो 19.6 और 9.8 एक क्राइटेरिया बन जा रहा है। तो अगर मैं मिनिमम 3 पार्टिकल्स एज्यूम करता हूँ, मोर देन 2 पार्टिकल इन स्काई, तो इसका मतलब है जब मैं फर्स्ट पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके 2 सेकेंड बाद मैं सेकेंड पार्टिकल को, पार्टिकल नंबर 2 को, है ना, पार्टिकल नंबर 1 को प्रोजेक्ट करने का ये t=0 है, ये t=2 सेकेंड है। इसके और 2 सेकेंड बाद मैं थर्ड पार्टिकल के बारे में बात करूं तो ये t=4 सेकेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर 3 पार्टिकल, मिनिमम 3 पार्टिकल स्काई में है, तो जो फोर्थ पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा वो एट t=6 सेकेंड। तो t=6 सेकेंड अगर अलाउड हो कि फोर्थ पार्टिकल को मैं थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, फोर्थ पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि द मोमेंट व्हेन फोर्थ पार्टिकल विल बी थ्रोन द स्टॉपेज मोमेंट विल शो t=6 सेकेंड। ठीक है ना। तो इसका मतलब है 3 पार्टिकल का एयर में यानी स्काई में होना
this implies that time of flight of फर्स्ट पार्टिकल जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, दैट शुड बी मोर देन 4 सेकेंड, क्योंकि अगर 4 सेकेंड ही फर्स्ट पार्टिकल का फ्लाइट होगा तो इट इज द इंस्टेंट व्हेन थर्ड पार्टिकल इज अबाउट टू थ्रो, तो तब तो फिर एयर में 2 पार्टिकल रहेगा ना, तीसरा पार्टिकल एयर में यानी स्काई में कैसे रहेगा। तो यानी कि तीसरा पार्टिकल थ्रो किया जा चुका है और थर्ड पार्टिकल जब थ्रो करते हैं तब स्टॉपवॉच मोमेंट 4 सेकेंड है ना, यानी कि जो हर एक पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यानी ऊपर जाना और नीचे वापस आना फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, वो कुछ भी हो मोर देन 4 सेकेंड है। अब देखो एक पार्टिकल को अगर हम U से प्रोजेक्ट करते हैं और वो पूरा घूम के वापस जब आता है तो इसका मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट एस नेट, यानी कि वर्टिकल हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0, ठीक है। तो जब वो 0 हो जाता है तो वी कैन राइट डाउन दैट एच इज इक्वल टू, है ना, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ GT², और इसका वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ut बराबर हाफ GT², ठीक है ना, और t कैंसिल कर देने से जो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है वो होता है 2u/g। क्लियर है? 2u/g इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एनी पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड u इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2u/g, और हमने यहाँ लिखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल मस्ट बी मोर देन 4 सेकेंड, सो दिस इंप्लाइज दैट 2u/g इज एनीथिंग मोर देन 4। तो यहाँ हम इसके वजह से u को लिख सकते हैं दिस शुड बी ग्रेटर देन 2g, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2g। g का वैल्यू अगर 9.8 लिया जाए, इसका मतलब u कुछ भी है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है। तो मैंने एक ऑप्शन का बात किया जहाँ कह रहा है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो, अगर 3 पार्टिकल स्काई में होगा तो वो कुछ भी हो वो मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो यस, देयर मस्ट बी 3 पार्टिकल्स इन स्काई एंड ईच पार्टिकल शुड बी थ्रोन विथ a velocity more than 19.6 such that if they are thrown successively at an interval of 2 seconds, then at least 3 particles can be in sky. Is that clear? So let's move to the second question. देखो second question में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक पार्टिकल का अपवर्ड वर्टिकल मोशन के बारे में बात है। तो इफ इट इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पता करना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट t सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन। समझ रहे हो? ये असेंडिंग मोशन वाला जो पार्ट होगा पार्टिकल का, उसका लास्ट t सेकेंड में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हम लोगों को वो पता करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोस्टली हम लोग टोटल टाइम का कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, लास्ट 1 सेकेंड में कितना होगा, इस तरह का सवाल पड़े हैं पूरे जर्नी में। लेकिन एक वर्टिकली अपवर्ड मोशन में जनरली बहुत रेयर हम लोग इस तरह से बात करते कि लास्ट t सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो मान लो मैं इसको इस तरह से डिस्कस कर सकता हूं कि लेट द पार्टिकल इज ऑल टुगेदर विल ट्रैवल थ्रू सम हाइट h, ठीक है। ये मान लो इसका इस इंस्टेंट का जो t है वो t0, लेट t0 सेकेंड उसको लगा, ठीक है, असेंडिंग मोशन को पूरा करने में। मैंने अज्यूम कर लिया कि t0 सेकेंड लगा उसको उसका असेंडिंग मोशन को पूरा करने में, जितना में वो h हाइट ट्रेवल करेगा। तो h डिस्टेंस तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g इंटू t0 स्क्वायर। ये पहला
इक्वेशन मैंने लिख लिया, टोटल असेंडिंग मोशन का डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी प्रोवाइडेड इफ इट टेक्स टी नॉट सेकेंड, जिसके बारे में सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने एज्यूम कर लिया कि टोटल असेंडिंग मोशन का टाइम टी नॉट लगा। यू ऑफ कोर्स गिवन इंफॉर्मेशन है, तो इसमें से एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल एच में से ये मान लो h1 वो लास्ट टी सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लास्ट टी सेकेंड का असेंडिंग मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है h1। सो देयरफॉर आई कैन राइट डाउन h माइनस h1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड during ascending motion, distance traveled during ascending motion in t naught minus t second। अगर last t second में h1 is the vertical height it is traveling, the vertical distance it is traveling which is to be known, जो निकालना है हम लोगों को, तो वो अगर h1 है तो इसका मतलब पूरा जर्नी टाइम में से लास्ट टी सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो है इसका जर्नी टाइम हो जाएगा टोटल में से टी नॉट घटा दो, है ना, तो टी नॉट माइनस टी सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल, तो इतना मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं y डायरेक्टली मैं h1 का इक्वेशन क्यों नहीं लिख रहा हूँ h1 डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, तो उसके लिए मेरा ये पॉइंट अगर a है, ये b है, ये c है, तो मेरे को फिर से एडिशनली b का वेलोसिटी v डैश जानने का जरूरत पड़ेगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू इवेल्युएट v डैश, मैं u का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसीलिए u को इस्तेमाल करके a से b तक का डिस्टेंस ट्रेवल का इक्वेशन लिखूंगा। So therefore I can write down h minus h1, that will be u into t naught minus t minus half g into t naught minus t whole square। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, a to b। therefore ये जो bc है that is equal to h1 distance traveled इन लास्ट टी सेकेंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू h माइनस h1, है ना, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड से मैं नीचे वाला a to b का यानी h माइनस h1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो पूरा के लिए था ये u t नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो ये वाला इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u इंटू टी नॉट माइनस टी माइनस हाफ जी टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम दिस माइनस दिस, तो u टी नॉट यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो तब ये रहेगा इधर माइनस इंटू माइनस प्लस u टी माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हाफ जी इंटू टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर। और आगे इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो आई कैन राइट डाउन दिस इज u टी। अच्छा, इन दोनों में से अगर मैं माइनस हाफ जी कॉमन ले लेता हूँ तो आई कैन राइट डाउन दिस इज टी नॉट स्क्वायर माइनस टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर, है ना। अगर मैंने माइनस हाफ जी कॉमन ले लिया तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो u टी माइनस हाफ जी, ठीक है, ये हाफ जी लिख सकते हैं, और इधर देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ, तो a प्लस बी में लिखेंगे 2 टी नॉट माइनस टी नॉट सॉरी माइनस टी, ये a प्लस बी और a माइनस बी में टी नॉट कटेगा, ठीक है ना, तो क्या रह जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो इन टू टी। क्लियर है बात। अब यहाँ
टी का तो इंफॉर्मेशन सवाल में दिया है, यू दिया है, टी नॉट नहीं है, तो हमको टी नॉट हटाना है। हमने क्या लिया था, टी नॉट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट टू ट्रैवल वर्टिकल हाइट। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि इन्हीं जो वर्टिकल हाइट है h, ठीक है, या मैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट को रिलेट कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल माइनस जी टी नॉट यूजिंग v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल u माइनस जी टी नॉट। तो यहाँ से टी नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, u बाई जी। तो देखो, तो जहाँ जहाँ टी नॉट है वहाँ u बाई जी लिख दो, तो u बाई जी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये u t माइनस जी बाई टू, इधर 2 इंटू टी नॉट की जगह लिख सकते हैं u बाई जी माइनस टी इंटू टी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u t माइनस this will be multiplied g by 2 into 2u by g into t प्लस फिर ये 1 by 2 g t स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान दो, 2 कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, तो कितना रहा, ये u t माइनस u t प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो u t कट गया तो कितना रहा, सिंपली हाफ g t स्क्वायर। जबकि हम जानते हैं कि हाफ जी टी स्क्वायर हम तब लिखते हैं जब एक पार्टिकल का स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होता है और जनरली वो डाउनवर्ड ट्रेवल करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक हो सकता था। देखो, दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। इतना तो हमको कंफर्म है कि अगर उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो मान लो इतना, ये जो A से B गया और फिर B से C उसका लास्ट पॉइंट है, तो C जो भी है उसका फाइनल वेलोसिटी मान लो 0, ठीक है ना। अब B में जब वो पहुंचा उस समय उसका वेलोसिटी v भले मेरे को नहीं पता है, और कह रहा है कि B से C जाने में ये जो TBC है, TBC का समय मान लो t सेकेंड। तो हम इतना जानते हैं कि अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन असेंडिंग मोशन और डिसेंडिंग मोशन में इक्वल समय लगता है। तो ये जो ऊपर जितना वो B to C गया t सेकेंड में, कंसेक्यूटिव नेक्स्ट t सेकेंड में वो उतना ही नीचे आएगा। यानी कि इधर का अगर नीचे से ऊपर जाने का ये B to C अगर h था, है ना, तो ये भी h ही नीचे उतरेगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल। और अगर मैं रिवर्स तरीके से कैलकुलेट करूं, क्योंकि मेरे को तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था, तो B से C चूंकि लास्ट इंस्टेंट है तो C पे डेफिनेटली है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं रिटर्न जर्नी में C to B को कैलकुलेट करना चाहूं तो तब C to B का स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, और तब सिंपली जो असेंडिंग मोशन का जो लास्ट t सेकेंड है उसमें जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिसेंडिंग मोशन का फर्स्ट t सेकेंड में वो उतना ही ट्रेवल करेगा। यानी कि हम उसको आराम से सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, तुमको कभी भी किसी भी, है ना, किसी भी वर्टिकली अपवर्ड मोशन में जहां मोशन टोटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो अगर लास्ट t सेकेंड हो, लास्ट 1 सेकेंड हो, लास्ट 2 सेकेंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो उतना ही इंटरवल का इमीडिएट नेक्स्ट इंटरवल में उतना ही होगा ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। उसमें फायदा क्या होगा कि अगर मैं डाउनवर्ड में कैलकुलेट करूं तो फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट एज इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर कर सकते हैं, चूंकि असेंडिंग मोशन का लास्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ डिसेंडिंग मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसका वेलोसिटी 0। तो इसीलिए इसी तरह से अगर मैं ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन कैलकुलेट कर दूं तो वो सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर होगा, जो कि हम लोग असेंडिंग मोशन का लास्ट t सेकेंड में कैलकुलेट किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर हमको असेंडिंग मोशन का लास्ट इंटरवल ऑफ टाइम का डिस्टेंस हो पूछेगा तो वो उतना ही इंटरवल का इमीडिएट नेक्स्ट उतना ही इंटरवल का डिसेंडिंग मोशन का फर्स्ट इंटरवल ऑफ डिसेंडिंग मोशन का सेम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।